हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बहुत ही जल्दी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा जो भी मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में पूछा है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया था, उसके एरिया के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया कैसे निकालते हैं, या फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो उसका सेंट्रॉइड होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था। मीन्स उसके बाद आपका सिलेबस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ख़त्म हो गया था। अब आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये चैप्टर पूरी तरह से बेस्ड है ट्रिगोनोमेट्री पे, कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और मेनली टैन थीटा क्या होता है। वो आपको डायग्राम के थ्रू पता होना चाहिए कि डायग्राम के थ्रू क्या होता है, कैसे होता है। ये सब आपको पता होगा तो ही इस चैप्टर आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। पहले आप ये जान लो कि दो टाइप के एंगल होते हैं, है ना। कितने टाइप के एंगल होते हैं? दो टाइप के एंगल होते हैं। एक होता है कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल, है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट समझते हो ना, मतलब कि यहाँ पे सपोज आप खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो, और ये है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल बना यहाँ से लाइन ऑफ साइट मतलब जिस तरफ से आप देख रहे हो, तो समझो आपकी आँख से एक किरण निकल रही है ना, वही हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, तो नीचे से अगर आप ऊपर देख रहे हो उसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो इसको हम लोग, अगर पूरा ही सेंटेंस आपको जानना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट पी, जिस पॉइंट की तरफ देख रहे हैं उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट ओ, ये हो जाता है। ठीक है, और अगर वही आप ऐसे देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में दे देंगे, कुछ भी है। सपोज ये पॉइंट अगर पी होता, तो ये तो अभी भी हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, ये है अब लाइन ऑफ साइट। तो ये जो आप नीचे की तरफ देखते हो, मतलब कि अब आप ओ पे खड़े हो, ओ पे आप ही खड़े होते हो, पहले केस में भी ओ पे आप थे, अभी भी आप हो, और पी नीचे कहीं पॉइंट है। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या हो जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट, फिर से वही होगा, पॉइंट पी का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। समझ रहे होंगे आप दोनों का मीनिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो देखो, इन दोनों का मीनिंग आपको बाद में मैं सेम ही बता दूंगा, लेकिन मतलब मीनिंग सेम ही मतलब नहीं, मतलब वैल्यू सेम ही होने वाला है, बट दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो इसको आप अच्छे से समझो तो आपको और आसानी से ये बात समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल्स के बारे में। जैसे आपको ये सब पता ही होगा कि, चलो मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा। अब यहाँ से कुछ आज मैं आपको एग्जाम्पल ही बताने वाला हूँ, उसी के थ्रू समझाने वाला हूँ ये चैप्टर को। तो पहला एग्जाम्पल है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the
top of a tower from a place 360 meters from the base of a tower is 60 degree. Find the height of the tower. तो टावर का हाइट बताइए। तो देखो, तो रफली हम लोग इसका एक फिगर बनाएंगे। ये कोई भी टावर होगा उसका एक रफ फिगर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर टावर बनाना स्टार्ट करेंगे कि हाँ टावर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ उसके बीच में ऐसा कुछ होगा, बीच में तो समझ रहे हो ना, बीच में ऐसा स्पेस होगा। ऐसा हम लोग कुछ डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा डायग्राम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक टावर बना दिया, तो ऐसा कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। आप बनाने को बना सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट ही होगा आपका। उससे अच्छा है कि टावर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन टावर है ना। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब देखो ऑफ, ये पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जैसे ही एलिवेशन देखा मतलब क्या, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। और वैसे भी क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे फ्रॉम अ प्लेस 360 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो बेस तो यही पॉइंट है ना, बेस को मैं बोल देता हूँ बी, टॉप ऑफ द टावर को बोल देता हूँ ए। तो वहाँ से 360 मीटर दूर, तो यहाँ से 360 मीटर दूर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को बोल देता हूँ सी। तो उसका फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये पॉइंट ना फ्रॉम पॉइंट सी बोला है ना, टावर फ्रॉम अ पॉइंट प्लेस 360 मीटर्स फ्रॉम द बेस, मीन्स इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो ये पॉइंट पे एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। और किस पॉइंट का, ए पॉइंट का। समझ रहे होंगे आप, आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब यहाँ पे यूज़ होगा क्या, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री से आप लिख सकते हो कि ऐसे लिखोगे आप, लेट द टावर इज ए बी, सी इज अ पॉइंट such that एंगल ACB इज़ 60 डिग्री, है ना। और ये टावर है, तो टावर तो अब झुका हुआ रहता नहीं है ना, 90 डिग्री एंगल ही होता है। सो इन ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे जो भी गिवन है आप वो भी लिख सकते हो, BC इज़ 360 मीटर, एंगल B इज़ 90 डिग्री, है ना। और AB इज़ व्हाट, मतलब AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। इन ट्राइंगल ABC क्या क्या, अब ABC में क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। आपको अब हर बार ये सोचना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। जो गिवन है और जो निकालना है उन सब का यूज़ करके, मतलब उन सब को यूज़ करता हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा होगा। देखो BC पता है, AB निकालना है और एंगल C पता है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, आपको भी समझ में आ गया होगा। tan C तो 60 डिग्री है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाय BC। tan 60 कितना होता है, √3। AB पता करना है अपने को, BC कितना है 360 मीटर, तो AB कितना हो गया 360 √3 मीटर्स, ठीक है। तो मैं अब ऐसा नहीं कि यहीं पे आंसर लिख देंगे, अब नीचे लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर। वो कितना हो जाएगा, AB था, दैट इज़ इक्वल टू 360 √3 मीटर, ठीक है। वो 360 √3 मीटर हो जाता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। तो अगला एग्जांपल है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन the deck of a ship which is 8 meter above water level,
he observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the, अब देखो यहाँ दोनों चीज़ आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल, calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill। आप भी ये क्वेश्चन लिखिए और आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले खुद से ट्राई करो, अच्छा सवाल है। और हाइट एंड डिस्टेंसेस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको डायग्राम ही बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं होगा, मेन डायग्राम ही होता है। तो चलो अब डायग्राम बनाना ट्राई करते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। अब शिप मतलब क्या, समंदर में जो एक जहाज़ होता है वही शिप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको शिप बना देते हैं कि ऐसा शिप होगा, उसके ऊपर वो आदमी खड़ा है। ठीक है, ये आदमी ऐसे खड़ा है मान लो। ठीक है, विच इज़ 8 मीटर अबव द वाटर लेवल, मतलब वो आदमी वाटर लेवल से 8 मीटर के हाइट पे खड़ा है। ठीक है, ऐसे ये हो गया 8 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। अब हिल मतलब क्या होता है कि एक समझ लो आप पहाड़ी समझ लो। ठीक है, तो ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। मतलब पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा और फिर ऐसा एक लाइन आएगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये है 60 डिग्री। ठीक है, आगे और क्या होगा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। हिल का बेस तो ये होगा ना, समंदर के लेवल से ही ऊपर जाएगा वो भी, तो ये दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। शिप का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा और वो हिल का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, दोनों सेम ही लेवल पे होगा। और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल हो गया ना। आप खुद ही सोचो कि यहाँ से अब ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, यहाँ से अब नीचे देखना है। तो ऐसा नहीं कि ये एंगल, यहीं पे सब लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन हो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनता है। तो हॉरिजॉन्टल तो ये वाला, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, क्षितिज। क्षितिज क्या होता है समझ रहे हो ना, मतलब सीधी लाइन, मतलब हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा देख रहे हैं तो वो एक क्षितिज है। मतलब धरती के समांतर जो रेखा होती है वही क्षितिज होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ये ऊपर वाले रेड कलर का, वो एंगल है कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो कितना है 30 डिग्री। आगे अब क्या बताया कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, मतलब कि ये अपने को फाइंड करना है। इसको मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एंड द हाइट ऑफ द हिल, उसके बाद हाइट भी फाइंड करना है। और वैसे ये 8 मीटर है तो ये भी तो 8 मीटर ही होगा ना, इतना तो पता है हम लोगों को। इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज़ इसको h अज्यूम कर लेता हूँ जो बचा। ठीक है, आगे भी आप लोगों को भी यही करना है, यहाँ से ऊपर तक h। अब कुछ नाम देता हूँ कि A B C D E। तो मैं लिखूँगा लेट AC is the height of the hill and DE is the height of ship, DE is 8 meter
एंगल AEB इज़ 60 डिग्री, एंगल BEC इज़ 30 डिग्री। और कुछ पता है? नहीं पता है। DC इक्वल्स टू वॉट, AC इक्वल्स टू वॉट, ये दोनों निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे किया जा सकता है, देखो ध्यान से। अब मैंने जो उसे यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि लेट DC इज़ X एंड AB इज़ H, ये दोनों मान लिया मैंने। तो ACB हम लोग देखते हैं ACB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACB एंगल ACB नहीं देखते, ACB तो ट्रायंगल है नहीं, मतलब ABE, मैंने उसे C समझ लिया था। ABE ट्रायंगल में एंगल ABE कितना है? 90 डिग्री। तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है क्या? ट्रिगोनोमेट्री tan 60। जब भी 90 डिग्री मिलेगा तभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू AB बाय BE होगा ना। tan 60 क्या होता है? √3 होता है। AB क्या अज्यूम किया हम लोगों ने? H अज्यूम किया। और BE कितना है? DC के इक्वल है, मतलब X है। BE कितना है? DC के इक्वल है, मतलब क्या है? X है कि नहीं? तो ये रिलेशन को मैं रख लेता हूँ, सॉरी, ये रिलेशन को मैंने अपने पास रख लिया। अब कौन सा यूज़ किया जा सकता है? अब एक राइट ट्रायंगल देखता हूँ, इन ट्रायंगल CBE। अब CBE को देखो, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BC बाय BE। tan 30 क्या होता है? 1/√3। BC क्या होता है? 8। BE क्या होता है? पता नहीं, X है। तो यहाँ से तो X का वैल्यू ही आ जाएगा। क्यों? तो X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8√3 मीटर। सीधे ही आ गया, है कि नहीं? X का वैल्यू सीधे ही आ गया 8√3। X ही तो चाहिए था। अब यहाँ पे यही वैल्यू मैं सीधे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो H इक्वल्स टू क्या? √3 इंटू एक्स, मीन्स √3 इंटू एक्स कितना आया? 8√3 मीटर, मीन्स 24 मीटर। तो अब एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। हाइट ऑफ द हिल, हिल का हाइट कितना? AC था, और AC क्या था? H+8 ना। कितना होता है? H+8 होता, क्योंकि 8 भी तो था। H अपना हो गया 24 और 8 इक्वल्स टू 32 मीटर। ये एक आंसर हुआ। दूसरा क्या निकालना था? डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम हिल। हिल से शिप का डिस्टेंस हम लोगों ने x अज्यूम किया था, और वो कितना आया? 8√3 मीटर। तो ये दोनों अपना आंसर हो गया। ठीक है, शिप का डिस्टेंस हिल से और हाइट ऑफ द हिल दोनों आ गया। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपको पूरी तरह से ट्रिगो के साथ खेलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ढूंढना पड़ेगा कोई भी एक एंगल, और फिर सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद ये सब कुछ। और जो फाइंड करना है वो समझो कि उसका जो फाइंड करना है और जो पता है उन सब में रिलेशन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आएगा। तो चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एक आखिरी एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगला एग्जाम्पल है अ vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag, staff of height 5 meters. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are
respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. अब देखो ध्यान से, एक वर्टिकल टावर है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंड करता है, ठीक है, मतलब ये है वो टावर है। अब समझना ध्यान से, सरमाउंटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर, टावर के ऊपर एक कुछ रखा हुआ है। वो क्या है? एक फ्लैग स्टाफ है, मतलब कि फ्लैग का वो जो होता है ना, एक बांधने वाला, आप ये समझ लो, मतलब फ्लैग जहाँ पे खड़ा रहता है जिस स्टिक पे, वो समझ लो आप, वो है जिसका लेंथ है 5 मीटर। आगे, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, अब हॉरिजॉन्टल पे खड़ा था तो प्लेन भी उसी के समतल पे होगा। तो कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों पॉइंट का, ये पॉइंट का भी और ये पॉइंट का भी, दोनों का, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। डायग्राम में दिख नहीं रहा है बट है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर का हाइट निकालना है, कैसे निकालेंगे? मैं एज्यूम करता हूँ, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। अब यूज़ क्या करना है? ट्रिगो ही यूज़ करना है। ट्रिगो का यूज़ करना है, किस डायग्राम में यूज़ करेंगे अब वो सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइट चाहिए, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। एज्यूम कर लिया मैंने एच, वैसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ए बी ले लेंगे लेंथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे करूँगा, लेट दी हाइट ऑफ दी टावर बी ए बी एंड बी सी इज़ फ्लैग स्टाफ, ठीक है। एंगल बी सी बी ए डी इज़ 90 डिग्री, ये एंगल तो 90 डिग्री है ना। एंगल बी डी ए इज़ 30 डिग्री। एंगल सी डी ए इज़ 60 डिग्री। एंगल सी ए डी इज़ 60 डिग्री। बी सी इज़ 5 मीटर। बी सी इज़ 5 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को चाहिए क्या? ए बी चाहिए। तो मैंने नहीं क्या चाहिए? फाइंड द हाइट। हाँ, ए बी चाहिए। तो ए बी इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो जैसे मैंने एच ऐसे एज्यूम कर लिया, वो लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी ट्राइंगल में tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? बी ए बाय ए डी, है ना, बी ए बाय ए डी। अब ए डी बार बार लिखने से अच्छा है कि चलो इसको भी एक्स एज्यूम ही कर लेते हैं ना, अपना क्या जाता है, बार बार ए डी लिखूँगा उससे अच्छा एक्स ले लेता हूँ। तो ए बी एच था, ए डी एक्स था, tan 30 1/√3 होता है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया √3h। आप बोलोगे सर x का वैल्यू क्यों निकाला? अभी आपको समझ में आएगा। इन ट्राइंगल अब कौन सा लेंगे? CAD, इसमें भी tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC बाय AD होगा ना। tan 60 क्या होता है? √3। AC क्या होगा? h+5 और AD क्या है? x। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? h+5/√3। अब ये दोनों x क्या होगा? इक्वल होगा ना, है ना। तो मैं ऐसे लिखूँगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 √3h इक्वल्स टू h+5/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या लिखेंगे? √3 × √3 3h इक्वल्स टू h+5, है ना। तो 2h इक्वल्स टू 5, सो h इज इक्वल्स टू 5/2, दैट इज 2.5, है ना। x आ गया 2.5, तो वही तो फाइंड करना था। नहीं, h आ गया, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू क्या था? h ही था, वो कितना आ गया? 2.5।
2.5 मीटर। ठीक है, वो 2.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और देखो ध्यान रखना है, इसमें अब डिफरेंट मैं भी एग्जांपल ही कराऊंगा, कई बार बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जांपल्स आते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कैसे डायग्राम बनाया जाए, मेन वही होता है। डायग्राम आपने बना लिया तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो चलो आपको 1-2 मैं होमवर्क देता हूँ, आप अच्छे से उसको ट्राई करो, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, आप ऐसे ही जैसे पूछ रहे हो वैसे ही पूछ लिया करो। तो आपके लिए पहला होमवर्क के लिए सवाल है, द एंगल ऑफ depressions of the top and bottom of 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. ठीक है, find the height of मल्टी स्टोरीड मतलब कि बहुत सारे जहाँ पे स्टोर्स रहते हैं, मतलब समझ लो ना, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ठीक है, क्या बोला पहले, एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टॉप and bottom of 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two building. ठीक है, चलो एक ही सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया है, अच्छे से ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो डायग्राम बनाने का ट्राई कीजिए, और फिर अगर आपसे नहीं होता है तो पूछिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, 1 मिनट, वो सवाल पे आते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन, द एरिया, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया है, द एरिया ऑफ द फिगर, the area of the figure formed by the intersection of lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to 3 and y equals to 3, y equals to 4 will be what? ठीक है, फिगर एक बनेगा जो इन चारों लाइन को इंटरसेक्ट करने से जो बन रहा है, उसका एरिया क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सोचिए और जवाब